Welcome to Incredible Study. I am Chandan Kumar. We are going to read class 12 poetry section. Lesson first, Sweetest Love I Do Not Go, written by John Donne. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना भी ना भूलिए ताकि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो का लाभ उठाने का मौका दे सकें। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जान लेते हैं। दिया है कि जॉन डन 1572 टू 1631। करें कि जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था जबकि इनका 31 ईस्वी में हुआ था। करें कि जॉन डन द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सटायरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। करें कि जॉन डन साहब को एक मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है और जो लिरिकल है और सटायरिकल वर्स है, लिरिकल एक प्रकार का गीत ही होता है और सटायरिकल एक प्रकार का व्यंग होता है, और जो लिरिकल और सटायरिकल वर्स है उसका एक नया प्रकार का पथ प्रदर्शक, पायोनियर मीन्स होता है पथ प्रदर्शक जॉन डन साहब को ही कहा जाता है, जॉन डन को कहा जाता है। और जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जाना जाता है और मेटाफिजिकल को अगर कोई बढ़ावा देने वाला है तो उसे जॉन डन को ही माना जाता है। कारण कि जॉन डन वाज बॉर्न इन लंदन इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। कारण कि जॉन डन साहब का जन्म लंदन में हुआ था, एक प्रोस्पेरस समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में ऑफ ट्रेडर्स एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज स्टंचली एंटी कैथोलिक। और उस समय जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय में इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक स्टंचली चल रहा था, एंटी कैथोलिक पर पूरी तरह से कट्टरता चल रहा था। जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। करे कि जॉन डन साहब को ये फोर्स दे दिया गया, पूरी तरह से उनके ऊपर दबाव दे दिया गया कि उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा बिना ही कोई डिग्री के, क्योंकि वो अपने धर्म से थे। यानी कहने का मतलब कि वो एक रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे और उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक का चल रहा था। तो एंटी कैथोलिक नहीं होने की वजह से इनके ऊपर पूरी तरह से फोर्स कर दिया गया, पूरी तरह से इनको दबाया गया, जिसकी वजह से इनको यूनिवर्सिटी भी छोड़ना पड़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा बिना किसी डिग्री के। ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने कानून भी पढ़े, नियम कानून पढ़े और थियोलॉजी जो धर्म विज्ञान होता है, धर्मशास्त्र, उसको भी ये अध्ययन किए हैं। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 naval expeditions एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोवेल। करें कि जो जॉन डन साहब हैं वो दो समुद्री अभियान में, दो दिया है कि 2 naval expedition, 2 समुद्री अभियान में ये भाग भी लेते हैं और भाग लेकर के उसमें एक सेक्रेटरी बन जाते हैं, पावरफुल सेक्रेटरी बन जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली एक सेक्रेटरी बन जाते हैं, नोबेल सेक्रेटरी बन जाते हैं। और जॉब, और उनको एक जॉब मिल जाता है। ही लॉस्ट, और वो एक जॉब भी खो देते हैं व्हेन, जब ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पैट्रन्स निस। और वो उनका जो जॉब मिलता है, सेक्रेटरी का जॉब मिलता है, समुद्री एक्सपीडिशन में जो भाग लेते हैं उसमें एक जॉब मिलता है, तो वो जॉब ही अपना खो देते हैं जब वो अपने पैटर्न्स के निस से, अपने पैटर्न यानी संरक्षक कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं, पैटर्न्स मीन्स, तो अपने मालिक के जो निस थी, उनकी एक भतीजी थी, उनसे ही ये सेक्रेटरी मैरिंग कर लेते हैं, चुपके से शादी कर लेते हैं, जिनके वजह से इनको छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए जेल भेज दिया जाता है और जेल जाने की वजह से ये अपना नौकरी भी खो देते हैं। इन 1615 ये सब घटना 1615 ईस्वी में होता है। एट द एज ऑफ 42, और उस समय इनका एज 42 होता है। डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। जॉन डन क्या करते हैं कि ये एंग्लिकन चर्च में एक ऑर्डिनेशन के पद को, एक अभिषेक के पद को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। एंड सुन, और जल्द ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और वो बहुत जल्द ही उस समय के
उस समय बहुत ही महान उपदेशकार प्रीचर्स मतलब उपदेशकारों यानी बहुत ही महान उपदेशकारों में से एक हो जाते हैं। इन लव लिरिज्म में डॉन ब्रोक कंप्लीटली विथ द पेटार्चन ट्रेडिशन। और लव लिरिज्म में डॉन क्या करते हैं कि जो पेटार्चन ट्रेडिशन होता है, पेटार्चन जो परंपरा होता है, उसको वो पूरी तरह से तोड़ देते हैं। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलेक्चुअल टोन। और वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय देते हैं एक ज्ञानी के माध्यम से और एक बोलचाल के माध्यम से। हिज लव पोएम यूज टू लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड जियोग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट। करें कि उनका जो लव पोएम है उसको प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है लेटेस्ट डिस्कवरीज, नए न्यूनतम खोज करने के लिए, साइंस में खोज करने के लिए, ज्योग्राफी में खोज करने के लिए एक बिंदु बन गया है, होम बिंदु बन गया है, मुख्य बिंदु बन गया है। उनका जो भी लव पोएम है उस पर ज्योग्राफी में, साइंस में नए तरीक़ा के डिस्कवरी किया जाता है, खोज किया जाता है। एंड कंबाइंड पैशन, और वो अपने पैशन को, अपने विचार को कंबाइन करते हैं विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल। वर्बल यानी कुछ लिख पढ़ करके, और इंटेलेक्चुअल अपने ज्ञान से, टीचिंग। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड द इलेजीज एंड सरमन्स। करें कि डॉन को बहुत ही प्रसिद्ध जाना जाता था उनके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के वजह से, सटायर्स के वजह से, एंड द इलेजीज जो शोक गीत होता है उसके वजह से, एंड सरमन्स जो धर्मोपदेश होता है, जो धर्म के बारे में उपदेश देते हैं, प्रवचन कह सकते हैं, उसके माध्यम से डॉन को बहुत ही प्रसिद्ध जाना जाने लगा। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, जो असली कवि होते हैं, जो वास्तविक कवि होते हैं, वो महसूस करते हैं, फीलिंग्स करते हैं, महसूस करते हैं। हरास मीटर्स कर्कश माप को, स्ट्रेंथ एंड whimsical images characterize all his poetic creations। और वो एक तनावपूर्वक वर्णन करते हैं, वो तनावपूर्वक कैरेक्टराइज करते हैं, वर्णन करते हैं whimsical इमेज को, एक सन की इमेज को, एक पागलपन चित्र को। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, अपने पोएटिक क्रिएशन में, अपने काव्य को बनावट में। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। दिया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कर रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। जॉनडन साहब कुछ समय के लिए जर्मनी घूमने के लिए चले जाते हैं, और जब जर्मनी घूमने के लिए जाते ही हैं तो ये अपने पत्नी को यानी अपने प्रेमिका को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? करें कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। करें कि प्यारी प्रेमिका, मैं नहीं जाता क्योंकि मैं तुमसे थका हुआ हूँ। वेरीनेस थकान। कह रहे हैं कि प्रिय प्रेमिका, मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और ना ही मैं इस उम्मीद में जाता हूँ कि ये संसार जो है वो मुझे तुमसे अच्छा प्रेमिका दे सकता है। कह रहे हैं जॉनडन साहब कि प्रिय प्रेमिका, मैं इस उम्मीद में नहीं जाता हूँ कि मैं तुमसे उबा हुआ हूँ, और ना ही मैं इस उम्मीद में जाता हूँ कि ये जो संसार है वो मुझे तुमसे अच्छा प्रेमिका दे सकता है। बट सिंस डैट, लेकिन चूँकि मैं डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूँकि अंत में मुझे अवश्य ही मरना पड़ेगा, अवश्य ही मरूंगा। टाइज वेस्ट, टाइज यहाँ पर टाई का अर्थ हुआ इट इज। तो इससे अच्छा है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि अपने आप को, खुद को, स्वयं को यूज करूं, प्रयोग करूं, इन जेस्ट एक मजाक में, 10 बाई फैंस डेथ्स टू डाई। और इसी प्रकार से मैं खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार कर सकूं। इस स्टेंजा में कवि कहते हैं कि
प्रिय प्रेमिका, मैं इसलिए यात्रा पर नहीं जा रहा हूँ, इसलिए जर्मनी नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, और ना ही मैं इस उम्मीद में जाता हूँ कि ये संसार जो है मुझे तुमसे अच्छा प्रेमिका मुझे दे सकता है, लेकिन अंत में मुझे तो मरना ही है। तो इससे अच्छा है कि मैं खुद को एक मजाक में, एक खुशी पूर्वक अपना जीवन प्रयोग करूं, एक खुशी पूर्वक जीने में अपना जीवन को प्रयोग करूं, और मैं अंत में अपने मृत्यु को हंसते हंसते स्वीकार कर सकूं। वो अपने पत्नी को समझा रहे हैं, अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं। कहते हैं कि एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टू डे। कह रहे हैं कि एस्टर नाइट यानी कल की रात, द सन है, ये सनी जो है ये ओल्ड इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश में हो गया सन, SUN। कह रहा है कि एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, पिछली रात सूर्य यहाँ से बहुत दूर चला गया है, एंड येट इज हियर टुडे, और आज फिर यहाँ है। वो बता रहे हैं, कवि अपने प्रेमिका को बता रहे हैं कि देखो, पिछली रात जो सूर्य थे वो यहाँ से बहुत दूर चले गए थे, और आज फिर अपने स्थान पर हैं। यानी कहने का मतलब है कवि का कि देखो, जिस तरीक़ा से मैं जा रहा हूँ तो तुम ये नहीं सोचो कि मैं उधर ही रह जाऊँगा, मुझे किसी से प्रेम हो गया है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस ज़रूर आऊँगा। देखो सूर्य को देखो, ये पिछली रात यहाँ से बहुत दूर चले गए थे, लेकिन फिर आज अपने स्थान पर हैं। यानी कहने का मतलब कि वो बताते हैं कि पिछली रात, पिछले शाम को जब सूर्य अस्त हो गया और फिर देखो अगले सुबह अपने स्थान पर हैं। ठीक इसी प्रकार से हम भी जा रहे हैं घूमने के लिए, और घूम करके फिर मैं अपना यात्रा पूरा कर करके वापस आ जाऊंगा। आगे कहते हैं कि ही हैथ नो डिजायर नो सेंस। कहते हैं कवि जॉर्डन साहब कहते हैं कि ही हैथ यानी हैज, ही हैथ नो डिजायर नो सेंस। जॉर्डन साहब कहते हैं कि देखो, वो जो सूर्य है ना, उसके पास ना ही तो कोई डिजायर है और ना ही तो कोई सेंस है, यानी ना ही तो कोई इच्छा है और ना ही तो कोई भावना है, सेंस है, चेतना है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसका जो रास्ता है वो आधा अधूरा है, फिर भी वो वापस आ जाता है। जॉर्डन साहब कह रहे हैं कि देखो, सूर्य जो है ना, उसके पास ना ही तो कोई डिजायर है, ना ही तो कोई भावना है, ना ही तो कोई उसके पास डिजायर है और ना ही तो कोई भावना है, और ना ही उसका रास्ता जो है वो आधा अधूरा है, फिर भी वो वापस लौट करके आ जाता है। तो विश्वास करो, मैं भी वापस आ जाऊंगा। देन तब फियर नॉट मी, तब मेरे बारे में इतना सोचकर मत भयभीत हो। जॉर्डन साहब अपने पत्नी को बता रहे हैं कि देखो, सूर्य के पास ना ही तो कोई इच्छा है और ना ही तो कोई भावना है, और ना ही उसका रास्ता भी आधा अधूरा है। वो अपने यात्रा को पूरा कर करके पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं। ठीक मैं भी उसी प्रकार से अपने यात्रा को पूरा कर करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो इच्छा भी है, डिजायर भी है, मेरे पास सेंस भी है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मैं क्यों नहीं आऊँगा, मैं अवश्य ही आऊँगा। तुम मेरे बारे में सोच करके इतना चिंतित मत हो, बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, डैट आई शेल मेक स्पीडियर जर्नीज, मैं अपने यात्राएं को और अधिक तेज बनाऊंगा, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्वर्स देन ही। और कवि कह रहे हैं कि चूंकि मेरे पास तो सूर्य की अपेक्षा अधिक विंग्स है, मोर विंग्स, अधिक पंखे हैं और अधिक मनसा है, अधिक भावना है, फिर मैं क्यों नहीं वापस आऊँगा। सूर्य के पास ना ही तो कोई मनसा है, ना ही तो कोई भावना है, ना ही तो कोई इच्छा है, और ना ही उसका रास्ता भी आधा अधूरा है, फिर भी वो अपने रास्ते पर, अपने स्थान पर अगले दिन पुनः आ जाते हैं। तो मैं क्यों नहीं आऊँगा, मेरे पास तो इच्छा भी है, मेरे पास भावना भी है, और मेरे पास तुम्हारे प्रति मनसा भी है। मैं तो अवश्य ही आऊँगा, और मैं बहुत जल्द ही अपनी यात्रा को ख़त्म करके आऊँगा। अब अगला स्टेंजा में कवि यहाँ पर व्यक्तियों के बारे में चर्चा किए हैं। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। कवि कह रहे हैं कि कितनी कमज़ोर है, कि अरे
कितनी कमज़ोर है व्यक्तियों की शक्ति। डैट की इफ़ गुड फॉर्चून फॉल, यदि उसका अच्छा नसीब, फॉर्चून मतलब नसीब या भाग्य है, और यदि उसका अच्छा भाग्य पतन हो जाता है, फॉल हो जाता है, कैन नॉट ऐड अनदर आवर्स, तो वो अपना दूसरे घंटा को भी नहीं जोड़ सकता है। नॉट और लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही अपना खोए हुए घंटे को वापस याद कर सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरा स्थिति तो आता ही है। कवि कह रहे हैं इस स्टेंजा में कि देखो व्यक्तियों का शक्ति जो है वो कितनी कमज़ोर है कि वो अपने जो अच्छा नसीब है अगर उसका पतन हो जाता है तो वो एक दूसरे घंटा को ना ही तो अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं और ना ही अपने जीवन का खोया हुआ एक घंटा को पुनः ला सकते हैं। इतना व्यक्तियों का पावर कमज़ोर है। लेकिन बुरा चांस तो सभी का आता है, बुरा चांस सभी के साथ आता है। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और कह रहे हैं और जब भी बुरा स्थिति आता है तो हम लोग इससे पूरे मजबूती से जुड़ जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर टू एडवांस, और ये हम लोगों को सिखाता है। आर्ट एंड लेंथ, कला और दूरी को सिखाता है, और ये खुद से हम लोगों को और एडवांस करता है। कहने का मतलब कभी कह रहे हैं कि देखो हर किसी के जीवन में बुरा स्थिति आता है, और वो बुरा स्थिति जब भी आता है तो हम लोग पूरी मजबूती से इसके साथ जुड़ जाते हैं, और ये जब भी आता है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाता है। कुछ आर्ट सिखाता है, कुछ लेंथ सिखाता है, और हम लोग जितना ही मजबूती से इसके साथ जुड़ते हैं उतना ही अधिक हम लोग इसके साथ एडवांस होते जाते हैं, और अधिक तेज होते जाते हैं, और अधिक सतर्क होते जाते हैं। अगला स्टेंजा में कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि व्हेन दाऊ, दाऊ ये मॉडर्न इंग्लिश में यू हो गया है, ये ओल्ड इंग्लिश है दाऊ, मॉडर्न इंग्लिश में यू हो गया है। कह रहे हैं कि व्हेन दाऊ साइड्स नॉट वाइंड, कह रहा है कि व्हेन दाऊ साइड्स ये भी मॉडर्न इंग्लिश में अब चेंज हो गया है, साई हो गया है, SIGH, साई मतलब होता है कराहना। कभी कह रहे हैं कि जब तुम कराहती हो, यू साइड्स नॉट वाइंड, तो तुम्हारा कराह जो है वो छुपता नहीं है। बट साइड्स माई सोल अवे, वो क्या करता है कि मेरे आत्मा को दूर खींच के ला देता है। कभी कह रहे हैं कि मैं जर्मनी जाता हूँ या मैं यात्रा पर जाता हूँ, और जब तुम ऐसी कराहोगी, रोओगी, विलाप करोगी, तो वो जो तुम्हारा कराह है, जो भी तुम्हारा विलाप है, वो छुपता नहीं है, वो मेरे आत्मा को वहाँ से खींच करके तुम्हारे पास ला देता है, वो दूर कर देता है। व्हेन दाउ वेप्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ्स ब्लड डोंट डीके, कभी कह रहे हैं कि जब तुम रोती हो दयापूर्वक या क्रूरतापूर्वक, किसी भी तरह से तुम रोती हो, तो मेरा जो लाइफ ब्लड है, मेरा जो जीवन का रक्त है, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कवि बता रहे हैं कि जब मैं जाता हूँ तो तुम रो मत चिल्लाओ, मत बिलाखो, क्योंकि वो क्या करता है कि वो बिलाप छुपता नहीं है, वो मेरे आत्मा को खींच करके तुम्हारे पास ला देता है। चाहे तुम दयापूर्वक रो या क्रूरतापूर्वक रो, तुम किसी भी तरह से रो, तो वो मेरे आत्मा को खींच कर तुम्हारे पास ला देता है। यानी मैं वहाँ तो रहता हूँ लेकिन मेरा मन वहाँ पर नहीं लगता है। अगला लाइन में कह रहे हैं कभी कि इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता है, डैट दाउ लव्स्ट मी एज यू सेस्ट, करें कि ऐसा नहीं हो सकता है जैसा कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुमको बिलापना नहीं पड़ेगा, तुमको रोना नहीं पड़ेगा, तुम मत रो, तुम मत बिलापो। अगर तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मत रो, मत बिलापो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो सकता है। इफ इन थिंग माई लाइफ दाउ वेस्ट, यदि तुम ऐसा सोचती हो मेरा जीवन बर्बाद हो, दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, मेरे लिए यह तुम्हारा कला भी सबसे अच्छा होगा।
कवि कह रहे हैं कि यदि तुम ये सोचती हो कि मेरा जीवन बर्बाद हो तो ये भी तुम्हारा कला जो है, ये भी तुम्हारा जो इच्छा है वो मेरे लिए सबसे अच्छा ही होगा। अगले स्टेंजा में कवि कह रहे हैं कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, कह रहे हैं कवि कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कवि कह रहे हैं कि तुम पहले ही मेरे बारे में किसी भी प्रकार की बुराई सोच करके परेशान मत हो। डेस्टिनी में टेक द पार्ट एंड मे दाई फियर फुलफिल। कवि कह रहे हैं कि तुम पहले ही मेरे बारे में इतनी बुरी अवस्था में मत सोचो, इतना बुरा मत सोचो कि मैं जा रहा हूँ, हो सकता है लौट के नहीं आऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं उधर ही मर जाऊँ, ऐसा तुम मत सोचो। भाग्य ये भी कर सकता है कि जो तुम सोचती हो, जो तुम्हारा भय है उसी को पूरा कर दे। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी लोग कहीं जाते हैं तो सोचते हैं अरे मैं जा रहा हूँ कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, और कभी कभी हो जाता है। लोग कभी कभी कॉपी में ही लिखते हैं तो कभी सोच लेते हैं कि गलती ना हो जाए, हो ही जाता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो वो कभी कह रहे हैं कि तुम ऐसा बुरा पहले ही मेरे बारे में मत सोचो कि मैं जा रहा हूँ तो वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है कि जो तुम्हारा सोचाहट है, जो तुम्हारा भय है, वही भाग्य जो है, वही मेरा जो नसीब है उसी को पूरा कर दे। इसलिए तुम मेरे बारे में इतने बुरी ख्यालात मत लाओ। बट थिंक डैट वी, लेकिन यह सोचो कि वी आर, हम लोग हैं, बट टर्न असाइड टू स्लीप, लेकिन तुम इतना जरूर सोचो कि हम लोग हैं, एक ही बेड पर सो रहे हैं, लेकिन टर्न असाइड है यानी अलग अलग करवट लेकर के सो रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम ये मत सोचो कि हम तुमसे दूर चले गए, तुम ये सोचो कि हम दोनों एक ही बेड पर हैं, लेकिन टर्न असाइड हैं यानी एक दूसरे के विपरीत सो रहे हैं। दे हु वन अनदर कीप अलिव नेवर फाइटेड वी, करें कि दे हु वन अनदर कीप अलिव, करें कि वे जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। कभी कह रहे हैं कि तुम हमेशा ही सोचो कि हम दोनों एक ही बेड पर हैं, हम दोनों अलग नहीं हैं, बशर्ते यही है कि हम दोनों टर्न असाइड हैं यानी एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत सो रहे हैं। और वे जो ऐसा सोचते हैं, एक दूसरे को जीवित रखते हैं, एक दूसरे के आत्मा को जीवित रखते हैं, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। थैंक यू, और हम लोग अगले पार्ट में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।